जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो आपको हम विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है के बारे में बता रहे थे। इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे थे, कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता रहे थे कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। हम आपको बताए थे। इसके बाद आपको बताए थे प्रति व्यक्ति आय मापदंड की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसमें आपको बताया गया था प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। दूसरा आपको बताया गया था प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद यह संभव हो सकता है कि देश के कुछ लोग अमीर हों और उस देश में कुछ लोग गरीब हों अर्थात निर्धन हों। तीसरा आपको बताया गया था प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का सूचक नहीं है। ये तीनों आपको बताए गए थे। आज हम आपको बताने चल रहे हैं यूएनडीपी द्वारा विकास मापने का यूएनडीपी द्वारा अपनाए गए मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। लेकिन सबसे पहले विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड जानने के पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना अत्यावश्यक है। जैसे अभी हम नाम ले रहे थे यूएनडीपी, ध्यान दीजिएगा इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, आप पूरा नाम बताइए। आप ध्यान दीजिएगा यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा आपका है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद एचडीआई, जो कि इस अध्याय में आपको भी अगले वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पूरा नाम एचडीआई का क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बीएमआई का देखोगे बॉडी मास इंडेक्स, ये पूरा नाम है। ठीक है, तो यूएनडीपी क्या है अब चर्चा करते हैं विस्तार से, थोड़ा विस्तार में चलेंगे, बताएंगे आपको कि यूएनडीपी क्या है। आपके प्रश्न दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि सर केवल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम केवल बता दी, ये है क्या। ठीक है, ये है क्या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। या कहेंगे यूएनडीपी संस्था 170 देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। यह संगठन गरीबी उन्मूलन और असमानताएं तथा बहिष्करण में कमी के लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यह संगठन हमारे जैसे देशों को नेतृत्व कौशल, भागीदारी और क्षमताएं तथा संस्थागत क्षमताएं और आपदा सहने को क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। पुनः समझोगे, यूएनडीपी संस्था 170 देशों और अन्य क्षेत्रों में कार्य करता है। यह संस्था गरीबी उन्मूलन, असमानता और बहिष्करण में कमी हासिल करने में मदद करता है। यह संगठन हमारे जैसे देशों को नेतृत्व कौशल, भागीदारी और क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं और आपदा सहन करने को क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं ताकि सतत विकास परिणाम हासिल किए जा सकें।
ताकि सतत विकास परिणाम हासिल किए जा सके। पुनः समझोगे एक बार, यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, यह एक संस्था है, यह भारत के 170 देशों और क्षेत्रों में कार्य करती है। यह गरीबी उन्मूलन और समानता असमानताओं तथा बहिष्करण की कमी में को दूर करने में हमारी मदद करती है। अब आगे देखेंगे जीडीपी, दूसरा है जीडीपी, जिसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पुनः समझोगे, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि भारत का जीडीपी बहुत कम है, बहुत कम होता हुआ चला जा रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। ये देखिए, ये सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अब हमें सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को, ध्यान देना, किसी विशेष वर्ग में या वर्ष में कहेंगे, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के, ध्यान देना, सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में, कितने में? एक वर्ष में, यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एचडीआई की। एचडीआई का पूरा नाम क्या है? ध्यान देंगे, एचडीआई का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इसको हम हिंदी में मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं हिंदी में। ये क्या है? मानव विकास सूचकांक जीवन के, ध्यान देना, जीवन की प्रत्यक्ष देखेंगे ये चीज। ठीक, इसके बाद शिक्षा, सकल घरेलू आय और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। वे देश, इसलिए कि वे देश विकसित है या विकासशील है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, मानव विकास सूचकांक जीवन की प्रतिशत, पैसा,
ध्यान देंगे। इसके बाद शिक्षा, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है। क्या है? एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। वे देश विकसित या विकासशील हैं या नहीं। अब हम चौथे की बात करते हैं BMI की। क्या? BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसको हिंदी में शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में BMI का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात BMI क्या है? BMI का प्रयोग ध्यान देना, हम आपको प्रयोग से बता रहे हैं। पहले BMI का प्रयोग बालक बालिका, कोई भी बालक हो कोई भी बालिका हो, उसका उचित प्रकार से विकास हो रहा है या नहीं, वह पोषित है या नहीं, इसको जानने का एक तरीका जिसे हम वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI है। BMI है। इसमें बालक बालिका का भार किसमें? किलोग्राम में। ध्यान देना, इसमें बालक बालिका का भार किलोग्राम में और ऊंचाई किसमें? मीटर में। ऊंचाई किसमें? मीटर में। ठीक है, ऊंचाई मीटर में ज्ञात की जाती है। किलोग्राम में व्यक्ति भार को ऊंचाई के वर्ग के साथ, ध्यान देना, आपको बता रहे हैं, लिख कर एक मिनट। इसमें हम बात कर रहे थे बालक बालिका का भार किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर में व्यक्त की जाती है अर्थात ज्ञात की जाती है। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग के साथ भाग दिया जाता है। ऐसा करने से जो अंक प्राप्त होता है वही वैज्ञानिक अर्थात कहेंगे वही शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। ठीक है, वही द्रव्यमान शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। BMI से हमें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। BMI निकालने का यही तरीका है। क्या? BMI बराबर भार किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर में, लिखकर जो प्राप्त होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहलाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक का BMI ज्ञात करने की विधि भार किलोग्राम में बटे ऊंचाई मीटर में। ठीक है, इसको किलोग्राम को मीटर से भाग देते हैं, अर्थात इसको भी मीटर में बदल कर पहले इससे मीटर को से इसको भाग देते हैं भार में, जो प्राप्त होता है वही द्रव्यमान सूचकांक का ही होता है। अब हम बात करते हैं, इसके शुरुआत में ही आपको बता दिए थे UNDP द्वारा अपनाए गए विकास के मापदंड। इसके पहले शुरुआत में हम एक चीज छोड़ दिए थे, ध्यान दीजिएगा, जो अभी आपको UNDP बता रहे थे, सबसे पहले UNDP से शुरू किए थे ना। UNDP का पूरा नाम तो अंग्रेजी बता दिए थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको भी बताया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम हिंदी अंग्रेजी में बता दिए थे कि इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेकिन हिंदी में मैं नहीं बताया था, सो इसके लिए पुनः समझोगे। उसका हिंदी जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब हम आपको पहले मैं बता रहा था कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के माध्यम से अलग है। ध्यान दीजिएगा, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विश्व बैंक के मापदंड
विश्व बैंक का जो मापदंड है वह प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय को मानता है। विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड जो है प्रति व्यक्ति आय है। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्या है? यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। लेकिन यूएनडीपी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, संयुक्त, अभी मैं आपको बता रहा था, संयुक्त, हिंदी में बताया था, ठीक है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अभी आपको बता रहा था कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ध्यान देना, द्वारा प्रकाशित जो एक प्रति व्यक्ति आय है यूएनडीपी, ये इसको दोषपूर्ण मानता है और अपर्याप्त मानता है। क्यों? पुनः समझेंगे शुरू से। विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है, लेकिन यूएनडीपी इस मापदंड को एक अपर्याप्त और दोषपूर्ण मापदंड मानता है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तर को आधार बनाती है। इस प्रकार यूएनडीपी द्वारा अपनाई गई विकास के मापदंड निम्नलिखित हैं। क्या है? सबसे पहले जो विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया मापदंड है विकास का, प्रति व्यक्ति आय है, ये यूएनडीपी भी मानता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को अपनाता है, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या है यूएनडीपी का? जन्म के समय, ध्यान देना, जन्म के समय आय संभाविता, ठीक है, जन्म के समय आय संभाविता को आधार बनाता है। फिर इसके बाद यूएनडीपी 15 वर्षों से अधिक की जनसंख्या में साक्षरता दर को 15 वर्षों से अधिक की जनसंख्या में साक्षरता दर को आधार बनाती है। इसके बाद चौथा आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, चौथा यूएनडीपी और 3 स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में तीन प्रकार से अध्ययन करती है, 3 प्रकार से आंकड़ा निकालती है। वो कौन कौन से हैं? वो प्राथमिक है, दूसरा माध्यमिक है, तीसरा है उच्च शिक्षा का भी आधार मानती है। आधार बनाकर अर्थात प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभाविता, 15 वर्षों से अधिक जनसंख्या में साक्षरता दर और 3 स्तरों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को आधार बनाकर विकास का मापदंड मापती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम औसत की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय शब्द बहुत बार बार आ रहा है, तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनमें प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? लिखेंगे हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। पहले एक क्वेश्चन बन गया, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, फिर इनके प्रयोग, ठीक है, करने की क्या कोई सीमाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन बना, विकास से जुड़े, ध्यान देना,
विकास से जुड़े, ठीक है, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं औसत, ठीक है, कि औसत क्या है, ठीक है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, औसत क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं, हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का यह एक अच्छा सरल मापदंड है। औसत, हम औसत का प्रयोग भिन्न भिन्न देशों की स्थिति को जानने के लिए करते हैं। ध्यान देना अपना, हम औसत का प्रयोग भिन्न भिन्न देशों के आर्थिक स्थिति को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। हम औसत का प्रयोग, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप बताओगे हम औसत का प्रयोग भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए करते हैं। अब औसत ज्ञात करने की विधि बताएंगे आपको, औसत ज्ञात करने की विधि, ठीक है। औसत ज्ञात करने की विधि क्या है, ध्यान देंगे, किसी देश की कुल आय को, किसी देश की कुल आय को लिखेंगे जनसंख्या की कुल आय बटे जनसंख्या की कुल संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बता रहे हैं किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें औसत आय प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज है बेटा, ध्यान देना, ठीक है, औसत आय या कहेंगे तुलना की दृष्टि से औसत का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तुलना की दृष्टि से औसत का प्रयोग किया जाता है, यह एक अच्छा मापदंड है, सरल मापदंड है, किंतु इस वितरण में बहुत सी असमानताएं छिपी रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे अभी आपको हम समझा रहे हैं, माना आ और बा दो देश हैं, आ और बा दो देखें, जैसे आपको कहें दो देशों की तुलना करते हैं। उदाहरण ये है, माना आ और बा दो देश हैं, दोनों देशों में 5 निवासी हैं, तो देश यहाँ लिखेंगे, हम तुलना कर रहे हैं, ध्यान देना, आ बा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नागरिकों की आय, नागरिकों की आय किसमें, रुपए में, अब कितने निवासी हैं, 1 2 3 4 5, इसमें क्या करेंगे, औसत। ध्यान दीजिएगा, मान लिया पहले आज देश के पहले निवासी, पहले आदमी का आय क्या है
पहले निवासी का 9,500 रुपये है। बाद में कितना है पहले निवासी का 500 रुपया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे का 10,500 है। फिर वाले निवासी के दूसरे का कितना है 500 रुपये है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 9,800 है, कितना है इसमें 500 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें 10,000 है, इसमें 10,000 है, इसमें 500 है, ठीक है। पांचवें निवासी का क्या है 10,200 रुपया है, इसमें 48,000 रुपया है। ध्यान दीजिएगा अब हमें औसत आय ज्ञात करना है। क्या करना है औसत आय। औसत हम लिख लिए हैं, यहाँ आय लिखना आपको, ठीक है। हमने आपको बताया था अभी जब बता रहा था किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय प्राप्त होता है। तो आदेश के निवासी का औसत आय, हमने क्या बताया था अभी आपको बताया था कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। अब लिखते हैं 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,200 बराबर कितना हुआ, बराबर हो गया 50,000 हुआ ना। अब निवासी कितने निवासी हैं, कितने लोग निवास कर रहे हैं 5 लोग हैं। तो अब देखेंगे कितने निवासी हैं 5। हमने कहा ना कि अभी आपको बताया था ध्यान में किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए अब 50,000 हो गया, 50,000 भागे 5 कर देते हैं, 5 1 5 50 10,000 आ गया। प्रत्येक अर्थात आदेश के निवासी का औसत आय क्या है 10,000 रुपया है। आदेश के निवासी का औसत आय कितना है 10,000 रुपया है। तो हम इसी प्रकार बादेश के निवासी का औसत आय निकालते हैं। औसत आय बराबर 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 48,000 बराबर 50,000 बटे कितना निवासी है 5। अब हम भाग देते हैं 5 1 5 50, 10,000 रुपया निकाल दिया गया। अर्थात बादेश के निवासियों का औसत आय कितना आया 10,000 रुपया आया। यहां लिख देंगे 50,000 बटे 5 बराबर 10,000। अब देखिए दो अभी इस प्रकार से आपको बताया बादेश के निवासी का औसत आय भी कितना आ गया 10,000 रुपया आ गया। लेकिन आज से देश आ और देश बाद में असमानताएं छुपी हुई हैं। आपको औसत आय में कोई अंतर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम अलग अलग करके देखेंगे हैं तो इसमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है ध्यान दीजिएगा। आदेश के लोग न तो ज्यादा अमीर हैं और न ही ज्यादा गरीब हैं, लगभग सामान्य वर्ग के लोग इसमें मध्यम वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं। जबकि बादेश के लोग ज्यादातर लोग 5 निवासियों में से 4 निवासी गरीब निर्धन हैं, जिनकी आय 500 रुपये प्रति महीने समझिए या प्रति वर्ष समझिए है, ठीक है। जबकि पांचवें व्यक्ति का आय 48,000 रुपये है। ये असमानताएं जो है हमें औसत आय में नहीं दिखाई दे रही है। पहला क्वेश्चन जो भी आपको बताया था कि औसत आय में असमानताएं छिपी रहती हैं, औसत आय वितरण में असमानताएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से औसत आय ज्ञात करते हैं तो इसमें हमें असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हम कह सकते हैं कि देश आ की तुलना में देश बा के निवासी अत्यंत गरीब हैं। इसमें लगभग 5 में से 4 लोग अर्थात 4 निवासी अत्यंत निर्धन है, अर्थात कहेंगे 80% लोग
लोग निर्धन हैं और 1 व्यक्ति अमीर की श्रेणी में धनी है, अर्थात 20% लोग क्या है, धनी हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है ये दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय समान है, अर्थात 10,000 रुपया है, लेकिन दोनों देश समान रूप से विकसित नहीं है। मध्यम देश आ जो है आ के निवासी मध्यम वर्ग में आ रहे हैं, जबकि देश बा के निवासी जो हैं वो निर्धन की श्रेणी में आ रहे हैं, विकसित नहीं हैं, उसमें बहुत गरीब हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज के वीडियो में हम यहीं तक आपको बता रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में जो है प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा क्यों है, भारत के लोगों का ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है, इन 2 टॉपिक के बारे में कल हम आपको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो भी मैं आपको बताया हूँ UNDP, GDP, BMI, HDI, इन सब का पूरा नाम आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज जितना बताया हूँ आपको कि विश्व विकास मापने का UNDP का मापदंड के पहलू में विकास बैंक के मापदंड से अलग है। विकास मापने का UNDP का मापदंड के पहलू में विश्व बैंक के विकास के मापदंड अलग है। दूसरा जो बताया औसत आय क्या है, औसत आय का प्रयोग क्यों किया जाता है, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर आपको बताया हूं मैं। इस उदाहरण को भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए किसी का औसत आय को निकालना होता है तो किसी भी देश या राज्य का औसत आय निकालना होता है तो इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इतना समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो